Before we proceed with the first oration by none other than Shri Acharya Balakrishna ji, I request Chairperson for the session, Dr. Narendra Bhatt, to kindly introduce Shri Acharya Balakrishna ji, Vice President, Patanjali University. As we begin with the first Pandit Shiv Sharma oration, I have the task to, as a chairperson, but we are going to be sitting here only, to introduce Acharya Balakrishna ji. मेरे सामने समस्या है कि उनको कौन नहीं जानता. मैं उनका बायोडाटा है, करीब 8-10 पन्ने का है. बहुत सी कंपनियों को मैनेज कर रहे हैं. योग और आयुर्वेद का एक बड़ा अभियान जो चला रहे हैं हम लोग सब जानते हैं. बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित है और उनका आज यहाँ उपस्थित रहना वह स्वयं में एक हमारे ऊपर एक अनुग्रह है उनका. मैं उनको जब मिला, उनको बहुत बार टीवी पे देखा था, 2-4 मीटिंग्स में स्टेज के ऊपर हम आमने सामने थे, लेकिन जब पहली बार मिला और उनके R&D देखा मैंने उनको निवेदन किया है कि इसकी ज़्यादा प्रचार किया जाए. उन्होंने जो किया वो काम. आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं बॉटनी का भी विद्यार्थी हूँ और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर था वो ब्लैटर हर्बेरियम इन सेंट जेवियर्स कॉलेज था और वहाँ पे हमारे पास करीब 1.25 लाख स्पीशीज़ का हर्बेरियम था और वहाँ पे मैं काम करता था. जब उनके वहाँ मैंने उनका कार्यक्रम देखा, रेखा चित्र, माइक्रोस्कोपी, मैक्रोस्कोपी और उनका एक वर्ल्ड हर्बल फार्माकोपिया बनाने का जो एक अभियान है वो अनप्रेसिडेंटेड है, कहीं भी देखा नहीं गया है. हम जिस प्रकार किसी टाइल्स की दुकान में जाते हैं और आपसे सामने वो मोमेंट्स आते हैं, डोर्स, कौन सी टाइल सिलेक्ट करनी है, जैसे कई हजार उनका पूरा जो फ्लोर है एक स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल रूम में किया गया है. मैं उनसे फ्रैंक बात कर रहा था क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में. उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं. उनका साइटेशंस देखा गया कि इज अमंग द टॉप साइंटिस्ट, 2% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड हु हैज बीन साइटेड. और उनकी जो एक मूर्ति हमारे सामने आती है और जब उसके पब्लिकेशंस का साइटेशंस देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है. जहाँ तक मैं समझता हूँ, और ये मैं कुछ ही एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको सराहना करने से दृष्टि नहीं रहा हूँ, बहुत सालों बाद, बहुत दशकों के बाद हमारे सामने एक ग्रुप आया है कि जो राष्ट्रीय भावनाओं को उद्बुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है. उस प्रयत्न के परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, उसके अर्थघटन अलग अलग हो सकते हैं, हमारी मान्यता उसके बारे में विभिन्न प्रकार की हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका इम्पैक्ट है, उसका प्रसार है, लोकभोग्य है, लोग समझने लगे हैं, लोगों में आयुर्वेद के उन आयोग के बारे में जागृति आई है, उसके बारे में कोई भी शक नहीं हो सकता है. मैं खुद जब जंडू का CEO हुआ था, बट डिफॉल्ट मैनेजर हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं तो आयुर्वेद का फैमिली में पैदा हुआ था और बाय डिफॉल्ट मैं मैनेजर बन गया. जब उनको मैंने देखा तो मैंने बोला ये तो ब्रह्मचारी जी हैं कि उनकी जो मैनेजमेंट स्किल है, जो शार्पनेस है. मैं करीब उनके साथ 1.25 घंटा पहले दिन बैठा था, 15 मिनट दूसरी देर दिखा. जो एक मैनेजर जो होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपनी चीज़ को ग्राह्य करना है, उसका एनालिटिकल और कॉन्शियस माइंड जो है कि ग्रास कर लेना, वो मैंने अभूतपूर्व देखा हुआ है. तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं आप. और ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो पहला पंडित शिव शर्मा ओरेशन दें.
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। आज इस पवित्र प्रांगण में, इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अपने आप को आप सबके बीच में पा करके, आप सबके दर्शन संभवतः मैंने पहले नहीं किए। जितनी मेरी आयु है उससे ज़्यादा अनुभव आप लेकर के बैठे हैं, इसलिए मैं आप सबको नमन और प्रणाम करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं तो उस परिवार का छोटा बच्चा हूं और आज मैं अपने अभिभावकों के बीच में आ गया हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय बहन जी बैठी हैं, शैलजा जी, जिन्होंने आयुष को एक तरह से एक स्वरूप देने का जो प्रारंभ भगवान ने इनको निमित्त बनाया, उन्होंने उस स्वरूप को बखूबी निभाने का कार्य किया। और बहन जी 95 में आयुष प्रारंभ हुआ, 95 में ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना हुई, इसलिए आयुष की और हमारी आयु बराबर है जी। और मंच पर हैं आदरणीय भाई हमारे आसिम अली खान जी। ये भारतीय चिकित्सा परंपरा में यूनानी को देखते हैं, पर इनकी निष्ठा बहुत अद्भुत है। हमारे आदरणीय आयु वृद्ध हमारे इधर बैठे हैं, आदरणीय श्रीधर द्विवेदी जी। पहला रिसर्च पेपर कब छपा था आपका अर्जुन के छाल के ऊपर? हाँ, जब मैं पैदा हुआ था उनका रिसर्च पेपर छप गया था। तो ऐसे आयु वृद्ध हैं, यहाँ पर ज्ञान वृद्ध हैं। और यहाँ पर आदरणीय सी के कटियार जी, हमारे कटियार जी भी अद्भुत हैं। इनकी मुस्कुराहट तो देखते बैठती। अभी बोल रहे थे झंडू पहले हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे वहां थी, अभी हमारे पास आ गए, पर दोनों हाइट में और साइज में छोटे बड़े भाई लगते हो। तो मैं महसूस कर रहा था। और आदरणीय हमारे डॉक्टर रमेश गोयल जी, वाइस चांसलर से भी ज्यादा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, कल मुझसे कह रहे आचार्य जी आप आ रहे हो, मैंने सोचा कि आपके आने से पहले बात तो कर लूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम अभी मिलकर के बड़ा अनुसंधान का कार्य भी करेंगे। और मंच पर अभी हमारी दिल्ली की जो है हमारी टेक्निकल एजुकेशन के सचिव हमारी बहन एलिस वाज जी यहाँ पर हैं, इनको भी मैं नमन करता हूँ। वैसे बहन जी और हम एक बार मिले हैं, पर इनके पतिदेव दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रमुख हैं और बहुत पुराने परिचित हैं, इसलिए आपसे कम मिला हूँ पर मैं आपको जानता हूँ। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। और साथ साथ में इस मंच पर हैं बहन भट्ट जी हैं और हमारे मैं सोच रहा था कि नीचे और ऊपर मंच में और मंच के सम्मुख भी आज जिनको सम्मानित, मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आप सबके साथ में खड़े होकर के मुझे लगा कि मेरी आयुर्वेद की गौरवशाली परंपरा का कहीं ना कहीं इस सम्मान में हमें आज शामिल होने का बहुत मौका मिला। श्री रवि नारायण आचार्य जी बैठे हैं, बिल्कुल स्मार्ट हैं एकदम। मंच पे शायद हमको छोड़ करके सबसे जवान वही हैं। तो इन्होंने जो हमारा वैदिक पादप वर्गीकी का काम शुरू हुआ, उस समय पर आपका सानिध्य हमें मिला और आपकी जो नॉलेज है, आपके जो विचार हैं, उससे हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं क्योंकि उस कार्य से जुड़े हुए हमारे आदरणीय वैद्य हमारे जयंत देव पुजारी जी मेरे सम्मुख है, मैं देख रहा हूं कि हमने पुरुषार्थ किया, पर उस पुरुषार्थ को कैसे लोगों के मध्य में पहुंचाया जा सकता है,
वह एक अद्भुत अभिभावक के रूप में उस कार्य को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने का दायित्व आपने लिया, जिससे कि आज हमारे जो वैदिक पादप वर्गीकी से संबंधित काम को लोग अब मुझसे पूछते हैं। ये इसके लिए मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं। और सब इस कार्य के पीछे जो इस मंच पर हैं, यदि मैं बात नहीं करूं तो हमारे वैद्य जी जो है, हमारे आदरणीय नरेंद्र भट्ट जी, ये ऐसे पहुंचे पतंजलि में, उन्होंने कहा आचार्य जी आना पड़ेगा। मैंने कहा बुलाओगे कहाँ? उन्होंने कहा पूना में। मैंने कहा भट्ट साहब बड़ा मुश्किल है। बोले अच्छा मैं दिल्ली में करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, दिल्ली में तो हम आ जाएंगे। तो आपका प्यार, आपकी संस्था और आपकी जो भावनाएं, आपकी संवेदनाएं सबको जोड़ करके एक दिशा की तरफ और लेकर के बढ़ें। भगवान आपको सतायु करें और पूरी टीम आपकी जो एसटीएम की जो पूरी टीम है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आज मेरे सम्मुख आप सब जो उपस्थित बंधु और भगिनियां, आप सबको मैं प्रणाम करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद की अनुसंधान की बात हो रही है और आप सब ने उस क्षेत्र में अपने अपने रूप में बहुत कार्य किया है और बहुत, जब तक जीवन है, समर्पित ढंग से आप काम करने वाले हैं। इसका उदाहरण तो मैंने देखा, मैं आदरणीय शैलजा बहन जी को कह रहा था, जब हम मंच पर खड़े थे, खड़े नहीं थे, सच मानिए आज हम मंच पर उठक बैठक कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बुजुर्ग तो एक भी नहीं है, देखने में लगते हैं। तो यही ऊर्जा वो आपके कार्य करा रही है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आप में इतना भगवान ने साहस और हिम्मत और सामर्थ्य दिया हुआ है कि आप लोगों के माध्यम से ही यह आयुर्वेद पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहुंचेगा। इसमें हमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। पतंजलि विनम्र प्रयास कर रहा है। यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों की, शास्त्रों की, उन ग्रंथ और शास्त्रों को संग्रहित करके यदि उनमें लिखे हुए, अभी भी आप बहुत सारे द्रव्य गुण के विशेषज्ञ हैं, जड़ी बूटियों के हैं, अलग अलग विधाओं के हैं, उन विधाओं में हम आज जड़ी बूटी के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे आचार्य जी बैठे हैं, 2 आचार्य हो गए, तो आचार्य जी बैठे हैं, द्रव्य गुण में हम आयुर्वेद वालों ने क्या कहा कि कोई संदिग्ध है, कोई अनुपलब्ध है। तो ये संदिग्ध आयुर्वेद में मैंने सबसे पहले इस बात को पुरजोर के साथ कहा कि संदिग्ध पौधा नहीं होता है, संदिग्ध हमारा नॉलेज होता है। पौधा तो जो है वही है, यदि हमको पता नहीं है ये बात अलग है, पर हमने पौधे को संदिग्ध बना दिया, हमने अपने नॉलेज को संदिग्ध मानने को हम तैयार नहीं है। तो फिर उस भाव से जितने भी पुराने आयुर्वेद के निघंटु ग्रंथ थे, हमने जो काम शुरू किया, चिकित्सा बाकी कार्य तो चलते ही थे, अनुसंधान के क्षेत्र में हमने निघंटु से कार्य शुरू किया। तो निघंटुओं में हमने देखा कि इतनी गलतियां, बहुत सारे अप्रकाशित निघंटु हैं, प्रकाशित निघंटुओं के अंदर भी वो प्रिंटिंग मिस्टेक या पर चलते आ रही गलतियां, इतनी गलतियां थी जिससे पौधे का कुछ हो गया था। फिर हम पौधे और नाम के साथ दोनों चीज को ढूंढने के लिए जाएं तो कहीं ना कहीं गैप था। तो निघंटुओं का कार्य करते हुए फिर हमने ये पाया कि जो प्राचीन बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनको हमें प्रकाशित करने की आवश्यकता है, तो हमने लगभग 34 से ज्यादा जो अप्रकाशित और जो पांडुलिपियां थी, शोधन का काम पतंजलि के द्वारा करने का विनम्र प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से आयुर्वेद के जो औषधीय द्रव्यों का या चिकित्सा के कार्यों में जो शुद्धता की आवश्यकता थी, एक स्तर तक हमने उस कार्य को संपादन किया। और उसके बाद हमने देखा कि जो पौधे हैं, लगभग आयुर्वेद में मुश्किल से 700 पौधे हैं जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है। परंपराओं को सबको मिला लेते हैं तो 1000 पौधे हैं। पर देश के अंदर आप सब जानते हैं कि प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से हम देखें तो लगभग इस देश के अंदर भगवान के दिए हुए जो लगभग 20,000 पेड़ पौधे, वनस्पतियां इस देश के अंदर हैं। यदि मैं पूरे विश्व की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि लगभग 3,60,000 पेड़ पौधे हैं। यानी कि दुनिया के अंदर पेड़ पौधों की बात करते हैं तो 3,60,000 में लगभग 16-18% की लगभग वनस्पतियां भगवान ने हमको दिया है।
यदि मैंने फिर औषधीय दृष्टि से फिर उसका एनालिसिस करने का एक प्रयास किया, एक अंदाजा लगा रहा था, तो मुझे लगा कि लगभग पूरी दुनिया में जो ज्यादा औषधि के रूप में प्रयोग होने वाले पौधे हैं, लगभग 2000 पौधे हैं। उन 2000 पौधों में यदि मैं बात करूं तो लगभग 700 पौधे भारतवर्ष के अंदर पाए जाता है। यानी कि भगवान ने औषधीय गुणों से ज्यादा परिपूर्ण पौधे 30% के लगभग, यानी कि जितने वनस्पतियां भगवान ने दे रखी हैं उसमें से दुगुने औषधीय गुणों से युक्त इस भारत भूमि से भगवान ने कृपा की हुई है। अब हमें उसमें काम करने की आवश्यकता है। जब वनस्पति के विषय में काम करते हुए हमने एक चीज देखा, जब मैंने एक वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया की संकल्पना की, तो संकल्पना करके हमने धीरे धीरे टीम बनाना शुरू किया, क्योंकि काम हमारी टीम करती है। वस्तुतः हम तो निर्देशित, क्योंकि एक व्यक्ति की एक सीमा होती है, एक सामर्थ्य होता है, एक्सपर्टाइजेशन में हम हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। मैं इतना जरूर मानता हूं एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, जिस क्षेत्र में भी, क्योंकि बहुत सारी हमारी युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है, भविष्य में बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो एक चीज जरूर है कि यदि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बेशक आप बहुत बड़े एक्सपर्ट भले ही ना हो, पर आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वह हुए बिना आप दूसरे को कार्य में कैसे लगाओगे। क्योंकि कितना भी बुद्धिशाली व्यक्ति आपके सामने हो, उस बुद्धिशाली व्यक्ति को कार्य में नियोजित करने के लिए सामर्थ्य आपके बीच में होना जरूरी है। तो भगवान से प्रार्थना करते रहे, हम लगते हुए हमने टीम बनाई। जब हमने काम करना शुरू किया कि हमें वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के संदर्भ में, यानी पूरी धरती में, जैसे आदरणीय बहन जी कह रही थी कि हमको आयुर्वेद को विश्व में स्थापित करने के लिए भी आयुर्वेद से हमको ऊपर उठ करके देखना होगा। यदि आयुर्वेद के अंदर रह करके आप आयुर्वेद को देखेंगे तो दुनिया में आयुर्वेद पहुंचाने का संकल्प हमारा कभी पूरा नहीं होगा। हम पढ़ते हैं कॉलेज में, हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं। मैंने कहा कि जैसे यूनानी वाले यूनानी का इतिहास पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि आप यूनानी और आयुर्वेद को पढ़िए। इससे आगे पूरी दुनिया के जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम की जो हिस्ट्री है आप उसको पढ़िए, तब पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं। और हम यहां देश के अंदर आयुर्वेद के लिए हम गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। हम यही कहते हैं कि जब से ये मानव की सृष्टि है तब से आयुर्वेद है, पर ये तो हम कहते हैं ना। पर मैं उससे अगली बात आपसे पूछता हूं, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो आयुर्वेद शब्द से भी परिचित हैं। आदरणीय कटियार साहब कह रहे थे, हम दवाइयां लेकर के जाते हैं बाहर, कोई मेडिसिन दवाई तो मानता नहीं है, हम हर्बल सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, कुछ भी ABC, क्योंकि लक्ष्य हम उसको खपाने का प्रयास करते हैं। जैसे बहन जी ने कहा कि वही रॉ मटेरियल जाता है वहां पर। आज विदेशों के अंदर भी आप जानते हैं, एलोपैथिक वाले मुझसे बेहतर जानते हैं, आज एलोपैथिक के अंदर भी अब नेचुरल कंपाउंड की बात होने लगी है। और नेचुरल कंपाउंड तो नेचुरल पौधे से ही मिलेगा। यानी मेरा अश्वगंधा जा करके, मेरे सदाबहार पौधा जा करके, मेरा जो कॉल्चिसिन जा करके, यूनानी में ज्यादा यूज होता है, वो जाकर के दुनिया के अंदर वो ड्रग बन करके आ रहा है। फिर हम उसको बहुत महंगे रेट पर खरीद रहे हैं। तो जड़ी बूटियां हमारी हैं तो हम क्यों नहीं प्रशोधन कर सकते हैं। जड़ी बूटियां जब हमारी है तो हम क्यों नहीं उसको औषधि के लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं आज ये जरूर नहीं कहूँगा कि किसने हमने क्या किया नहीं किया। बहुत शिकायतें हो सकती हैं, बहुत तरह की हमारे आपस की बातें भी हो सकती हैं, पर हमको समाधान ढूंढना है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ यदि दुनिया के अंदर हम समाधान नहीं बन सके तो हम फिर समस्या बन के रह जाएंगे। तो हमको समस्या नहीं बनना है, हमें समाधान बनना है। समाधान बनने के लिए समाधान खोजना भी होगा। समाधान खोजेंगे तो समाधान बन करके भी आप उभरेंगे। जब हमने प्रयास किया तो पहली बार हमने देखा कि दुनिया के अंदर कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, कितनी परंपराएं हैं। खोजते 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 भगवान की ऐसी कृपा रही कि लगभग 50,000 से ज्यादा पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। ये चेक लिस्ट पहली बार जो ग्लोसरी बनाने का काम पतंजलि के माध्यम से हुआ। हमने देखा कि 50,000 पौधों से ज्यादा औषधीय गुणों से युक्त हैं। फिर हमने कहा कि अब हम इसकी इंसाइक्लोपीडिया बनाएंगे, क्योंकि नाम मिले तो काम हो। तो नाम ढूंढा, फिर काम शुरू किया। करते हुए कई बार हमको ऐसा लगा कि हमने गलत जगह पर पंगा दे दिया, क्योंकि वो काम इतना कठिन था।
टीम बनाएं तो बच्चे अलग अलग फील्ड के अलग अलग तरह के एक्सपर्ट और अलग अलग तरह के विद्वान बड़ी जद्दोजहद और संघर्ष के साथ हम लगे रहे। जब 2013-14 में मुझे पता चला कि इसी तरह का काम WHO ने 1999 में शुरू किया था और उन्होंने हाथ खड़े करके 3-4 वॉल्यूम में किताब निकाल करके 2010 में बंद भी कर दिया था। तो हमने कहा फिर तो हमको करना चाहिए, क्योंकि मजा तो उसी में है जो दूसरा छोड़ दे, आपको करने का मौका मिले। यदि लोग कर देते तो हम क्या करते, लोगों ने छोड़ा तो हमको मौका मिला। इस भाव से हम लगे रहे और अभी लगभग अब तक लगभग 70 वॉल्यूम्स हम छाप चुके हैं। 109 वॉल्यूम में वो पूरा होना है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पूरी दुनिया के 2000 से ज्यादा भाषाओं में वो नाम है वनस्पतियों के, पौधों के, लगभग नेम और वर्नाकुलर नेम मिलाकर के आपके 24 लाख लगभग नाम है उसके अंदर में, और करीबन 6-6.5 लाख रेफरेंसेज हैं अलग अलग पूरी दुनिया के, और 2000 से ज्यादा जो ट्राइब्स हैं उन जनजातियों के औषधीय पौधे उसके अंदर हैं। यदि ट्रीटमेंट सिस्टम की बात करें तो पहली बार जितने भी जो अलग अलग हीलर्स हैं उनकी बात करें तो जो हजारों हीलिंग प्रैक्टिसेस उसके अंदर हैं। यदि मैं पद्धति की बात करूं तो दुनिया में 10 ही पद्धतियां हैं जो बड़ी बड़ी पद्धतियां हैं, उन सारी पद्धतियां उसके अंदर है। तो हमने वनस्पतियों को सर्वविध रूप से एक जगह पर कैसे लाया जा सकता है वह कार्य हम कर चुके हैं। उसमें फिर हमको लगा कि जो पौधों की हमने फोटोग्राफ्स इकट्ठा करना शुरू करें, लाइन ड्राइंग शुरू करी, तो हमको बड़ा कठिन हुआ कि जो लाइन ड्राइंग वगैरह भी किसी की कॉपीराइट है, फोटोग्राफ्स कभी मिलता नहीं था। जब हमने कहा इतने पौधों पर काम कर रहे हैं तो हमको एक काम करना चाहिए। आदरणीय भट्ट जी, आप BSI की शायद कुछ बात कर रहे थे। BSI वालों ने मेरे को दीक्षा दी एक तरह की। मैं जब वहां गया तो रॉक्सबर्ग ने कभी पेंटिंग्स बनाई थी, बॉटनिकल पेंटिंग्स। वो पेंटिंग आज भी मौजूद है BSI हावड़ा में, कलकत्ता में। जब मैंने देखा सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं वनस्पतियों के, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने कहा कि ये वनस्पतियों की ये जो पेंटिंग है वो हमको दे दीजिए, कुछ चार्ज ले लो, लिखवा के ले लो कि हम अपनी किताब के लिए ही प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मंत्रालय, बहन जी मंत्रालय की, इधर ये मंत्रालय के आप लोगों में से भी कई सारे लोगों ने प्रशासनिक सेवाएं करी हैं, बोले परमिशन लेना पड़ेगा, दिल्ली से परमिशन आएगा, फिर उधर से आएगा, वो एक लंबी सी कहानी। तो मैंने कहा अच्छा, सुनता रहा। पर मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं, कृपया इसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। हमें लगा 7 समुंदर पार से आकर के एक अंग्रेज ने ये पेंटिंग्स, तो हमारे आर्टिस्ट तो हमारे ही थे, हमारे देश के ही भाई बंधु थे, अंग्रेज तो लेकर के आए नहीं था बनाने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इतना भाव जागृत हुआ BSI के सौजन्य से। फिर हमने क्या शुरू किया कि मैंने आर्टिस्ट ढूंढना शुरू किए। वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, मैं संक्षिप्तीकरण करता हूं 2-4 बातें, क्योंकि और बताने की मेरी इच्छा है। तो हमने क्या शुरू किया, लोगों ने कहा कि राजस्थान की जो आर्ट है बहुत अच्छी होती है, वहां से ढूंढे। मतलब मैंने राजस्थान से लेकर के मधुबनी आर्ट, बिहार से लेकर के और दक्षिण भारत की जो अलग अलग आर्टिस्ट सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया। अलग अलग पौधे देकर के मैंने कहा इसके जरा आप पेंटिंग्स बनाइए। करते कराते हमने बहुत तरह के प्रैक्टिसेस किए, परंतु जो मुझे चाहिए था वो समाधान नहीं मिल पाया। फिर भी भगवान की कृपा हुई, एक पवन वो फाइन आर्ट का आर्टिस्ट था, मैंने कहा भाई तू करेगा, बोला मैं करूंगा। तो मैंने कहा बहुत टीम लगेगी, बोला आप चिंता नहीं करो। उस व्यक्ति ने वो जिम्मेदारी लेकर के उसने टीम बनाई, हम लगे रहे, हम पौधों को छांटते थे, हर्बेरियम के हिसाब से उसको मिलाते थे, जो फोटोग्राफ्स, बड़ा लंबा काम था। करने के बाद में पतंजलि से पहले, क्योंकि मैंने जब पता किया कि जो रॉक्सबर्ग ने यहाँ तो पेंटिंग्स थोड़ा छोड़ गया, तो जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, क्यू गार्डन में पिछले 300 साल के अंदर में लगभग 10,500 के लगभग पेंटिंग्स पौधों के वहां पर हैं। तो दुनिया में इकलौता वो एक तरह से बड़ा बॉस था सबका, हम सबका। मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज पतंजलि के पास 32,000 कैनवास पेंटिंग्स प्लांट्स के बन करके तैयार हैं। जिसके बाद आदरणीय भट्ट जी कह रहे थे, तो जो चीज कहीं किसी की कल्पना में नहीं थी, तो आज रॉयल बॉटनिकल गार्डन सेकंड है, पतंजलि यानी भारत आज फर्स्ट है। भारत फर्स्ट है तो उससे 3 गुना
ज्यादा संख्या से फर्स्ट है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी तरह से लाइन ड्राइंग हमने करीबन 32,000 लगभग वनस्पतियों के लाइन ड्राइंग भी हमने बनाई है। इस तरह से लगभग 65,000 के लगभग वनस्पतियों के कैनवास पेंटिंग्स और लाइन ड्राइंग जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के अंदर में जो हमने फोटो दिए हैं, वो फोटो भी सब अपने पेंटिंग्स या अपने लाइन ड्राइंग है। तो पूरी तरह से वह मौलिक काम उस स्तर तक पहुंच चुका है। फिर हमने देखा कि जब आप सब जानते हैं बासमती, नीम और हल्दी पेटेंट की बहुत ड्रामा जो एक तरह से दुनिया में चला, उसको रोका गया, कई सारे काम हैं। तो उसमें से मैं आयुष का धन्यवाद करता हूं, जो सुषमा जी थी, शायद बहन जी उसी समय के आसपास रही होंगी, सचिव जो है। जब टीकेडीएल कमेटी बनी तो ट्रेडिशनल नॉलेज को डिजिटलाइजेशन करने का काम जब भारत में शुरू हुआ, तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज के कारण से वो परंपराएं रुक गई। यदि हम डिजिटलाइज नहीं करते, सरकार नहीं करती, आदरणीय बहन जी ना करती, तो वो हमारे हाथ से, तो क्योंकि वो चीज एक जगह पर नहीं थी। तो मुझको एक रास्ता सूझा जब हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बनाया। दो बातें मेरे को बहुत वो कर गई। एक तो ये रास्ता के रूप में वहां एक चीज मेरे को दिखाई दी। दूसरा, जब ट्रेडिशनल जो चाइनीज मेडिसिन है वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास में 11,000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास तो 700 हैं, मिला लो तो 1000 हैं। 1000 से ज्यादा आयुर्वेद वाले अपने औषधीय पौधों का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शास्त्रीय रूप में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हमारे मन में एक भाव आया कि क्यों ना हम, जब ऋषियों ने जिस तरह से काम किया उसी तरह से काम करें। तो जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के अंदर में जो 50,000 पौधों में से जिनके औषधीय गुण ज्यादा हैं, ऐसे हमने लगभग 20,000 पौधे अलग से छांट करके उनको प्राचीन ऋषि शैली में, जैसे हमारे निघंटु लिखे गए, जैसे हमारे आयुर्वेद के संहिता ग्रंथ लिखे गए, उसी तरह से श्लोक बनाने का काम हम कर रहे हैं, जिससे कि वह हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज के श्रेणी में वो चला जाए। क्योंकि यदि 20,000 पौधों का पेटेंट के लिए हम जाते हैं, तो आप ये मानिए कि लगभग एक पेटेंट का इंटरनेशनल पेटेंट करते हैं तो लगभग 2.25 करोड़ रुपया खर्च होता है। क्योंकि हमने 1-2 पेटेंट्स किए, इसलिए हमको पता है, और वो 20 साल के लिए मिलता है। पर वो ट्रेडिशनल नॉलेज की श्रेणी में आ जाने से वो हमेशा हमेशा के लिए पेटेंट हो गया, और वो देश के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने ज्ञान को सुरक्षित रखने का काम किया। उसमें एक और मजेदार बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, वो ये है कि वो 20,000 पौधों में हमारे तो पूरी प्लांट बायोडाइवर्सिटी 20,000 है, तो उनमें से लगभग 7-8 हजार तो भारतीय होंगे। अभी उसको भी मैंने अभी अलग करने का काम शुरू कर रखा है। मान करके चलिए करीबन 12-13 हजार पौधे हैं, वो विदेशी पौधे हैं। तो कल वो हमारे नीम हल्दी को तो क्या लेकर के जाएंगे, उनको अपने पौधों को पेटेंट लेने के लिए भी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिजिटल नॉलेज के रूप में हमारे यहाँ सुरक्षित होगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये काम सरकारों का है, विभागों का है, हमारे लिए काम आयुर्वेद का है। तो जो हम कर सकते हैं, जितना हम में दम है। लोग कहते हैं कि बाबा जी दवाई बनाते हैं, पतंजलि कॉमर्शियल काम करता है। एक बात बता दूं, ये जो रिसर्च का काम है, ये करोड़ों का नहीं अरबों का काम है। दान मांगने जाते तो कौन कितना देता, कोई लाला 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, फिर कहां से देगा। तो आज कम से कम उन साधन का हम अपने जीवन के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। यदि पतंजलि में कुछ 1 पैसे का आय होता है, तो हम 100 पैसे का देश के लिए, समाज के लिए वापस दे करके इस चीजों को संरक्षित करने का काम भी हम कर रहे हैं। उस तरह से ये परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अभी तक मैंने देखा कि लगभग चरक, सुश्रुत आदि में सब आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलाएं तो अभी उपलब्ध और प्रकाशित ग्रंथ लगभग 200 के लगभग होते हैं। 180 के लगभग ग्रंथ आयुर्वेद के छोटे बड़े मिला करके हैं। यदि श्लोकों की संख्या मैं सारी गिनती करूं तो लगभग 1 लाख श्लोक तक भी हम लोग नहीं पहुंचते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे द्वारा लगभग अभी तक 3 लाख के लगभग श्लोक बनाए जा चुके हैं। पूरा आयुर्वेद ऋषियों का श्लोक 1 लाख में था, तो हम करीबन 3 लाख नए श्लोक आयुर्वेद में जोड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक निवेदन और आपकी जानकारी के लिए मैं लाना चाहता हूं कि आयुर्वेद में जो निदान की परंपरा, डायग्नोसिस, क्योंकि हमारी वो ताकत थी,
सर्वविद नाड़ी और मैं देख रहा था ये तो बाकी का ध्यान गया कि नहीं गया, वो जो हमको मोमेंट होती है वो भी नाड़ी है, वो नाड़ी परीक्षण वाला देख रहा था मैं, बड़ा अद्भुत बना रखा है। तो जो नाड़ी परीक्षण से लेकर जिह्वा, मल, मूत्र, नेत्र आदि के जो परीक्षण की जो विधा है, आयुर्वेद की जितनी जो गहराई से है, या जो दोषों की कल्पना है, दोषों के आधार पर रोगों का वर्गीकरण की जो विधा है हमारी बहुत वैज्ञानिक थी। निदान की परंपरा भी हमारी पुरानी थी। माधव निदान 6वीं सदी है, 8वीं सदी से लेकर के, ठीक है, उसकी व्याख्या 12वीं सदी तक होती रही है, परंतु हमारे पास ऐसा कोई ग्रंथ अभी, बहुत सारी बीमारियां उस जमाने में थी, अब लगभग खत्म हो गई या नहीं है, और आज इतनी नई बीमारियां हैं कि लगभग हम लोगों ने 336 के लगभग, यानी कि 350 के लगभग बीमारियां पुरानी, नई और वर्तमान में प्रचलित, यानी इवन कोरोना तक को भी उसका जो निदान को लेकर के एक नया ग्रंथ कि सौमित्रीय निदानम के नाम पर लगभग 4500 श्लोकों का नया ग्रंथ, जिसके अंदर लगभग 18 छंदों में श्लोक है, और जो क्लिनिकल जो उसके जैसे कहते हैं ना, उसके जो अलग अलग तरह के जो कंडीशंस हैं, क्लिनिकल कंडीशन की बात करते हैं, लगभग मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं 1700 से ज्यादा क्लिनिकल कंडीशंस उसमें दिए गए। तो इसीलिए ये जो क्योंकि आदरणीय आते ही मेरे को देव पुजारी जी ने यही पूछा था कि कितने क्लिनिकल कंडीशन है, उसी दिन गिनती शुरू करी वैद्य जी। तो क्योंकि आप लोग सिखाते हैं, हम सीखते रहते हैं, तो इसीलिए आप लोग शुभकामनाएं दीजिए। काम करने की फौज हमारे पास है, हम पूरी ताकत लगा करके काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से निदान का कार्य, फिर इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिकेशन का काम, जो एक और जो थी कि जब हमने वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का काम शुरू किया तो मेरे को एक बात बहुत खटकी, वो ये खटकी कि संस्कृत में हम जब कहते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीन भाषा है, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और उसमें बहुत कुछ है, तो मुझे लगा जब हम देख रहे थे तो वनस्पतियों में संस्कृत में प्रायः लगभग 23,500 टोटल नाम है। उसका कोश भी अभी आने वाला है, सारे नामों को लेकर के हमने आयुर्वेद वनस्पति कोश तैयार कर दिया है। परंतु यदि पौधों की दृष्टि में जाते हैं तो मात्र 1000 से ज्यादा पौधे हम कवर नहीं कर पाते हैं, यानी 1000 पौधों का 23,500 नाम है। जब हम 50,000 पौधों का नाम कर रहे थे तो हमको लगा कि इन सारे पौधों का भी संस्कृत में नाम होना चाहिए, इनका नामकरण होना चाहिए। फिर नामकरण के लिए जब हमने शुरू किया, उसी जमाने में हमारे आचार्य जी पहुंचे थे, तो वो पूरी विद्वानों की टीम हमने बुलाई, तो हम लगते थे दिन भर नाम करते थे, संस्कृत में बनाते थे। जो आयुर्वेद में भी नामकरण की एक विधा है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वरूप के बाह्य आकृति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमने उसी तरह से नामकरण जब शुरू किया, शुरू करने के बाद में बाहर जो बगीचे में ऑर्नामेंटल्स और सब पेड़ पौधे नाम करते थे, जो बैठे बैठे कमरे में बाहर निकलते थे तो अगले दिन हम भूल जाते थे कि कौन से पौधे का क्या नाम रखा। तो बड़ी समस्या हो गई। तो हमने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जब मेरे किए हुए नाम मुझे ही याद नहीं है, मैं देख करके नहीं बता सकता हूं, तो किसी का श्यामलाल क्यों रखा, किसी का रामलाल क्यों रखा, माँ बाप को पता, हमको नहीं पता है। तो वो स्थिति वनस्पति में ना हो जाए, तो एक बड़ा कठिन काम था। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया की मैं बातें सुना रहा हूँ, ये 10, 15 साल और 50 लोगों की टीम के माध्यम से जो काम किया गया, उस बात को मैं 5-10 मिनट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उस समय पर मुझे लगा कि जो मॉडर्न बॉटनी है, इन्होंने भी तो नामकरण जो द्विनाम पद्धति है, सिस्टम है, तो हमको क्यों नहीं उसके हिसाब से भी कुछ सोचना चाहिए। तो हम कहते हैं ये बात सही है कि अंग्रेज हमारी सारी संपत्ति, धन दौलत, हमारी ज्ञान विज्ञान चोरी करके ले गए, उन्होंने बड़ा सृजन किया, भाई हम में दम हो तो हम भी चोरी कर लें। तो हमने सोचा कि यही कर लेते हैं। तो जो द्विनाम पद्धति, जो मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी और पूरा उनका जो टैक्सोनॉमी के नामकरण की जो विधा है, उस विधा को फिर मैंने बाकायदा पढ़ा। कई दिन मैंने बॉटनी विधिवत, मेरे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मैंने कहा मुझे भी तो पढ़ा, बेसिक तो चाहिए मुझे। तो हमने पढ़ाई करते करते मुझे समझ में आया कि जो द्विनाम पद्धति है, वह पद्धति पूरे विश्व के में, क्योंकि हमारे ऋषियों का लक्ष्य था जो जीवन में प्रयोग होने वाले पेड़ पौधों का नामकरण करना। उनका यह लक्ष्य नहीं था कि पूरी दुनिया के पेड़ पौधों का नामकरण करना है, पर जब पूरी दुनिया में जाना है तो उसी तरह की विधा को लेना होगा। द्विनाम पद्धति को हमने लिया, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मॉडर्न बॉटनी के भी बहुत सारे आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, टोटल यदि मान लीजिए के नेम और सिनोनिम्स मिलाकर के लगभग 12 लाख नाम हैं। 12 लाख नाम के अंदर में लगभग यदि आप यूनिक निकालते हो तो लगभग 1.25 लाख है बॉटनी के अंदर
टोटल पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। और मैंने ऐसा किया कि जीनस को हमने यूनिक बनाया, तो 17-18 हजार तक 15,500 हैं, तो वो मान लीजिए 16,000 भी हो जाए। जीनस को हमने यूनिक कर दिया, फिर हमने स्पीसीज को कैरेक्टर में ले लिया, तो जीनस मेरे 15-16 हजार हो गए, मेरे स्पीसीज के कैरेक्टर कम से कम 5,000 से कम ही होंगे। तो मान लीजिए कि 5,000 और 16,000 21,000 कैरेक्टर में, शब्दों में हमने पूरी 3.5 लाख पौधों के नामकरण की विधा बना दी। और इतना है कि आप वनस्पति से, क्योंकि वनस्पति का नाम का मतलब होता है कि नाम से आप उसको पहचान कर सकें, उन नामों के अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप नाम देख करके यदि आप जंगल में भी चले जाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस नाम का मतलब इस पौधे का है। तो एपीजे 3 चल रहा है आजकल। एपीजे 3 में क्योंकि उन्होंने पौधों के पहले वैनथम हुकर ने शुरू किया था, तो वनस्पति को जंगल में देख करके आप पता चल सकता था। पर एपीजे 3 अब ऐसा हो गया कि आपको माइक्रोस्कोप लेकर के लैब में बैठ करके आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने कहा ये गलत परंपरा है, क्योंकि वो चेंज होते रहते, इसलिए जीनस और उनकी फैमिली और पता नहीं स्पीशीज सब चेंज होते रहते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये परिवर्तन वाला नहीं, एक स्थायित्व वाला कार्य भी होना चाहिए। तो दुनिया के लिए, क्योंकि कितना भी बड़ा बॉटनिस्ट हो वो 1000-2000 से ज्यादा नाम याद नहीं रखता, पर हमारी बॉटनी इतनी ईजी है कि यदि मान लीजिए कि 2100 यदि शब्दों में यदि उसको हम ला पाते हैं तो 21,000 में मान लीजिए कि हमारे मुश्किल से 5,000 श्लोक बनेंगे, और कोई एक छोटा बच्चा भी रट लेगा। यदि 5,000 श्लोक रट लिया मतलब धरती के उसने 3.5 लाख वनस्पतियों के नाम रट डाले, तो परंपरा कर दी गई है। तो ये सब कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। थोड़ा सा मैंने पूरा, हमारे पास हर्बेरियम है, लगभग अभी 20,000 से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां वहां रखी है। बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का रिसर्च लैब है। NABL एक्रेडिटेड हमारे पास 3 रिसर्च लैब हैं। NABH एक्रेडिटेड 2 रिसर्च हॉस्पिटल हैं। और लोग कहते हैं आयुर्वेद में रोगी नहीं आते, रोगी ठीक नहीं होते हैं। हमारा जो EMR सिस्टम है वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा आज हमारे पास है। दुनिया के सब तरह के रोगियों में करीबन 69 कंट्रीज के लोग चिकित्सा के लिए पतंजलि में आते हैं। और पतंजलि के अंदर ही हमारा जो वेलनेस चलता है, 4,000 पेशेंट्स की इंडोर फैसिलिटी है। इतनी कड़ाके की ठंड में भी वहाँ जगह नहीं है, 6-6, 8-8 महीना पहले बुकिंग होती है। तो ये सब हमारा कोई काम नहीं, ये ऋषियों का काम है, ऋषियों की विधा है। उस विधा को स्थापित करने का विनम्र प्रयास है। पुनः आज आपने हमको यहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। मैंने कहा कि आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, तो एक बच्चे होने के नाते बापुओं को अपनी रिपोर्ट कार्ड देने का मैंने प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।